Welcome everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce, SST Edupedia, a place where you will get all the videos of your subjects जो आप लोग साइंस पढ़ रहे हो या आर्ट्स या कॉमर्स। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंस के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स। तो आज साइंस का जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है उसका आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और उसी के साथ साथ उसके ऊपर हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है पेपर 1 का उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिटेल में वो है क्या। तो वेलकम एवरीवन। तो पहला इंडेक्स पे आते हैं कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 के जो कंटेंट्स है दैट इज चैप्टर नंबर 1 लॉजिक, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेकंड वन इज मैट्रिसेस। दिस चैप्टर इज कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर दैट यू हैव स्टडीड इन 11th में आपने डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस नाम का एक चैप्टर पढ़ाई किया था, उसके अंदर ये चैप्टर उसी का ही कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, अगेन ये वो चैप्टर है जो आपके साथ 9th स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है। 9th में आपने ट्रिगो का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, 10th में और डिटेल पढ़ा, 11th में उसके ऊपर दो चैप्टर्स पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, एंड यहाँ पे आप 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगेन 11th का पूरा कंटिन्यूएशन है यहाँ पे, जहाँ पे 11th में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, यहाँ पे उसी का ही कंटिन्यूएशन है, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स। दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक, एक्चुअली लास्ट ईयर के जो सिलेबस था उसमें 11th में हुआ करता था हाफ चैप्टर और 12th में हाफ, अभी इसको 11th से खत्म करके डायरेक्ट 12th में ला दिया गया है पूरी तरह से। लाइन एंड प्लेन, अगेन इसके अंदर एक्चुअली आप लाइन और प्लेन तो पढ़ोगे, एक और चैप्टर हिडन है दैट इज 3D, वो भी आप पढ़ोगे। तो वेक्टर्स, लाइन और प्लेन में तीनों में मिला के एक नया चैप्टर आप पढ़ोगे 3D, जो कि एक्चुअली नाम में है नहीं बट इसके अंदर कंटेंट्स है उसके। एंड लास्ट वन इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अगेन ये वो चैप्टर था जो एक्चुअली 11th और 12th में डिस्ट्रीब्यूटेड था हाफ हाफ, बट इस साल से उसको पूरी तरह से 12th में ही रखा गया है। तो ये आपके पेपर 1 के कंटेंट्स है। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 2। तो बेसिकली इसके अंदर पहला चैप्टर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 11th में था ही, उसके साथ आपको फिजिक्स में तो हर जगह काम आता ही है। इसके आगे अगर आप किसी भी टेक्निकल स्टडीज में जाते हो, इंजीनियरिंग या कोई भी ऐसी स्टडीज जो टेक्निकली रिलेटेड होती है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आए ऐसा होगा ही नहीं। हर टेक्निकल स्टडीज में आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे ही। उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की कहाँ हमारा जो डेरिवेटिव्स का नॉलेज है वो कहाँ अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, टू जोड़ना, किसी भी चीज को अगर आप जोड़ोगे तो बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डेफिनाइट और एक होता है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट में मतलब आपको मालूम नहीं आप कितना बड़ा एरिया जोड़ रहे हो, आपको मालूम है आप एरिया जोड़ रहे हो बट कितना बड़ा जोड़ रहे हो वो नहीं मालूम है, तो इट इज टर्म्ड एज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। एंड वही अगर आपने उसको लिमिट दे दिया कि यहां से मैं एग्जांपल अंबरनाथ से लेके उल्लासनगर की सारी एरिया जोड़ रहा हूं मैं, तो वो बेसिकली आ जाता है आपका डेफिनेट, जहां पे आप लोगों ने एक रेंज दिया कि अंबरनाथ टू उल्लासनगर। वही अगर मैं पूरे मुंबई की बात करूं तो पूरे मुंबई में कितनी सारी एरिया है, तो वो इनडेफिनाइट पार्ट में आ जाता है। तो दो चैप्टर से आपके इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसी के ऊपर एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको आप इंजीनियरिंग में या अगर आप एग्जांपल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करते हैं या अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग करते हैं जो फूड और पैकेजिंग के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उसके अंदर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आता है। इवन आप लोग अगर फार्मेसी में जाते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का काम आएगा आपको, जहां पे आप किसी भी पेंडेमिक का या फिर एंडेमिक जो बोलते हैं आप, उसका स्प्रेड कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ आप डिफरेंशियल इक्वेशन से ही कैलकुलेट करते हो कि वो किधर तक फैलेगा, कितना फैलेगा, कितने इंडिविजुअल्स को लग चुका है अभी तक, ये सब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने बायनोमियल पहली बार सुन रहे हो, बट इसका चैप्टर आपने 11th में देखा था, प्रोबेबिलिटी भी आपने 11th और 10th में देखा था, बट इनके बेसिस पे आप एक इन जनरल जितने भी आपकी चीज है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो आपको बताया जाएगा। अभी एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूं। आप लोग हर बार बोलते थे कि हम लोग डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें नंबर आता है 1 to 6, तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 11th तक आप लोगों ने ये पढ़ा था कि उसका नंबर 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है या नंबर 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा पढ़ा था। अभी यहाँ पे इस चैप्टर्स में आप ये पढ़ोगे कि जितने भी उसके सैंपल स्पेस है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है हर एक की इंडिविजुअली, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप वो पर्टिकुलर केस के साथ रिलेटेड सारी प्रोबेबिलिटीज को एक टेबल फॉर्म में बनाते हो,
उसको कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एज वेल एज बाइनोमियल भी उसी के ऊपर आधारित है। तो ये आप पेपर 2 में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो इसी के साथ साथ मैंने आपको पूरी तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया आपका कि मैथ्स पेपर 1 में क्या है और मैथ्स पेपर 2 में क्या है। आइए हम अपने मैथ्स पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 दैट इज लॉजिक में चलते हैं। तो पहला सवाल, व्हाट इज लॉजिक? तो ये ऐसा कोई बड़ा वर्ड नहीं है मैथमेटिक्स की आप नहीं समझोगे, दिस इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल वर्ड। आप बोलते हो ना यार इसका लॉजिक ही खराब है, ये चीज में लॉजिक अप्लाई कर आंसर आएगा। तो लॉजिक इज नथिंग बट एक रीजनिंग कि ये चीज को मैं कैसे करूं, इसके ऊपर क्या लॉजिक लगा के करूं, इसका क्या रीजन है। तो बेसिकली लॉजिक इज योर रीजनिंग एंड इट डील्स विद द मेथड ऑफ रीजनिंग कि आप किस तरह से उसको रीजन करोगे, क्या क्या उसके तरीके होते हैं। तो लॉजिक इज कंप्लीटली दैट। तो आप जो आपके रेगुलर डेज में बोलते हो कि यार इसका लॉजिक क्या है, इसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करना है, वही लॉजिक हम पढ़ेंगे और इसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए पढ़ेंगे। तो वो सब आपको डिटेल में 2 मिनट के अंदर अंदर समझा दिया जाएगा। जस्ट आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करते जाइए। अभी लॉजिक में बेसिकली हम लोग को 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज सेंटेंस। अभी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज नथिंग बट व्हाटएवर वी स्पीक इज अ सेंटेंस। हम जो कुछ भी चीज बोलते हैं उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो अब ये सेंटेंस क्या होता है जो हम लोग बोल रहे हैं? तो सेंटेंस हमेशा हमेशा ओपन थिंग होती है। ओपन मतलब इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं होती। मतलब क्या? सेंटेंस डू नॉट हैज अ फिक्स वैल्यू। मतलब कि अगर एग्जांपल मैं बोलता हूं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अभी मैं सामने वाले को बोल रहा हूं कि मेरे को एक ग्लास ऑफ वाटर दीजिए, तो अभी वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि सामने वाले का मूड कैसा है। अगर मूड अच्छा है तो वो मेरे को देगा, अगर मूड अच्छा नहीं है वो गुस्से में बैठा है, जा खुद जाके ले। दिस इज द थिंग। तो बेसिकली ऐसे चीजें जिसके अंदर आपकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ऐसे चीजों को हम लोग टर्म करते हैं सेंटेंस। अभी और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, प्लीज क्लोज द डोर। माइट भी करेगा नहीं करेगा वो इंसान के ऊपर डिपेंड है। तो इसकी वैल्यू कंडीशन वाइज डिपेंड होती है, आइदर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। आप कभी नहीं बोल सकते कि वो 100% होने वाला ही है काम। तो ऐसे चीजों को हम लोग कहते हैं सेंटेंस। एग्जांपल जैसे मैं आपको बताया, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट होता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? तो सेंटेंस होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, तो स्टेटमेंट होता है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। तो स्टेटमेंट्स वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। अ स्टेटमेंट्स वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो एग्जांपल मैं बोलता हूं ताजमहल इज इन आगरा, तो ये हमेशा हमेशा ट्रू रहेगा। ताजमहल हमेशा आगरा में ही रहेगा। आज आगरा में, कल दिल्ली में चला गया, परसों पाकिस्तान में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट इज ऑलवेज वॉज इन आगरा एंड विल ऑलवेज बी इन आगरा। तो ये हमेशा हमेशा ट्रू कहलाया जाएगा। अगर मैं एग्जांपल बोलूं ताजमहल इज इन दिल्ली, तो ये भी एक स्टेटमेंट होगी। सर ऐसा क्यों? ये इसीलिए स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी, दैट इज इट इज ऑलवेज फॉल्स। आपने गलत बोला, ताजमहल दिल्ली में कभी नहीं था ना कभी होगा। ऐसा होगा कि ताजमहल दिल्ली में है? मैं ताजमहल होटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ताजमहल वो जो हमारा बोलते हैं ना शाहजहां ने बनाया था, वो कभी भी दिल्ली में नहीं आएगा। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, या फिर ट्रू होगी या फिर फॉल्स, बस फिक्स रहेगी हमेशा, तो ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। तो इसी के ऊपर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रुथ वैल्यू, कि उसकी ट्रुथ वैल्यू भी क्या है। तो आपको इसमें पहला क्या करना है कि पता करना है कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं, स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है वो पता करना है, और जस्टिफाई भी करना है क्यों है, और उसी के साथ अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी लिखो कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला देखते हैं, x माइनस 3 इक्वल्स टू 14। x माइनस 3 इक्वल्स टू 14। अभी इसके अंदर आप बताइए स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है? यस इट इज अ सेंटेंस। ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। सर क्यों? आपको x का वैल्यू मालूम है क्या? x का वैल्यू अगर 10 हुआ तो 10 माइनस 3 होता है 7। 7 इज इक्वल टू 14। गलत है, एकदम एकदम गलत। 7 इक्वल टू 14 होता नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया फॉल्स। वही अगर x का वैल्यू अगर मैं बोलूं दैट इज 17, तो 17 माइनस 3 इक्वल टू 14। यस ये सही है। तो मतलब जब तक मुझे x का वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगा तब तक मैं इसको बता नहीं पाऊंगा कि ये वेदर स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देयरफॉर इसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस। देयरफॉर उसने मुझसे पूछा था कि स्टेटमेंट है कि नहीं, तो मैंने बोला अबव गिवन इज नॉट अ स्टेटमेंट एज x वैल्यू इज अननोन।
तो इसी के ऊपर मैं थोड़े आपके लिए एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बनाता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। अभी एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, एक्स की वैल्यू में डाल रहा हूं 17 माइनस 3 इक्वल्स टू 14। तो अगर आप एलएचएस देखोगे 17 माइनस 3 14 इक्वल्स टू 14, तो ये एक स्टेटमेंट है और इसका वैल्यू होगा ट्रू। आज के दिन में 14 इक्वल्स टू 14 होता है, कल 14 इक्वल्स टू 15 होगा, ऑलवेज 14 इज इक्वल्स टू 14 ही रहता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स है और ये हमेशा ट्रू रहेगा। कोई और एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए कि 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 एक्चुअली होता है 16। तो क्या 16 इज इक्वल्स टू 14 हो सकता है क्या? नहीं, 16 इज इक्वल्स टू 14 पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर ये फिर भी कहलाया जाएगा स्टेटमेंट और इसका वैल्यू होगा फॉल्स। सर ऐसा क्यों? भाई और बहनों, मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट का हमेशा वैल्यू फिक्स होना चाहिए। तो इसका वैल्यू फिक्स है, ये फॉल्स है और फॉल्स ही रहेगा। आज के दिन में ये ट्रू है, कल फॉल्स होगा, फिर परसों ट्रू, ऐसा नहीं। दिस इज फॉल्स, देयरफॉर इट वुड बी ऑलवेज फॉल्स। होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में बैठ रहा होगा, अच्छे से कंसेप्ट आया होगा। आइए नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिया गया, आप उसी के हिसाब से चल सकते हैं। प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। अगेन ये आ गया रिक्वेस्ट की बात, सामने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि उसके मूड के ऊपर है, वो कभी आपको देगा कभी नहीं देगा, कभी झगड़ा हो जाएगा आपके साथ तो बोलेगा खुद ही जाके बाहर से खा, मैं नहीं दूंगा। तो उस हिसाब से दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एज इट इज अ रिक्वेस्ट। तो ऐसे चीजों को हम लोग एक स्टेटमेंट नहीं बोलते। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। यस, ये पहले तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं, एक स्टेटमेंट दे दिया इसने। अब ये ट्रू है कि गलत है, तो इसके लिए याद करो 10th स्टैंडर्ड में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर आपने x का पावर देखा था, हमेशा 2 2 2 2 लेते थे। x का पावर 2 तो ही उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो जब ये x का पावर 2 मतलब x के हमेशा 2 ही वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है ना 3 वैल्यू पॉसिबल है, हमेशा 2 वैल्यू होंगे ही। आप बोलोगे सर कभी कभी एक आता है तो वो रिपीटेटिव वैल्यू होता है, बट उसको एक्चुअली वो होते 2 ही है। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो हमेशा 2 आएगा। तो देयरफॉर it is a statement and it is true. Next, last, all real numbers are whole numbers. All real numbers are whole numbers. Again this is a statement, इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं, कुछ एक्सक्लेमेटरी नहीं, कुछ भी नहीं, ये एक स्टेटमेंट हो गया, बट ये एक फॉल्स हो गया, बिकॉज ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। बट सारे के सारे रियल होल नहीं होते। होल क्या होता है बच्चा लोगों? 0 से लेके स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो जाते हैं इंफिनिटी तक, बीच में पॉइंट वाले नहीं आते। और रियल क्या होते हैं? माइनस से लेके प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, उसके अंदर पॉइंट वाले भी सब कुछ आता है, हर नंबर। तो अगर आप बोलोगे तो बड़ा सेट कौन है? रियल। और छोटा कौन है? होल। तो होल रियल के अंदर आ सकता है, रियल होल के अंदर नहीं आ सकता। तो देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज फॉल्स। इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज फॉल्स। तो आज के दिन में हम लोगों ने देखा बेसिकली लॉजिक क्या होता है और सेंटेंसेस और स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो हमारा जो लॉजिक है वो बेसिकली स्टेटमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ होता है कि क्या उसका वैल्यू ट्रू है कि क्या फॉल्स है। जो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे उसके अंदर हम लोग इन्हीं स्टेटमेंट्स को जोड़ेंगे कुछ कनेक्टर्स के साथ, उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो हम लोग उसको कुछ जोड़ेंगे कनेक्टर्स के साथ, वो कनेक्टर्स के साथ देखेंगे उसका क्या आंसर आता है, वो वेदर ट्रू होगा फॉल्स होगा, और उसके साथ कुछ ट्रूथ टेबल्स और बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डील करेंगे। सो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप न्यू है इस चैनल के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशंस आते जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।